हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं आप लोग को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रही थी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है, उसके कार्य फंक्शंस कौन से होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसकी प्रोसेस क्या होती है, ये समझाया था। आज के आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि प्रबंध की प्रगति क्या होती है, उसका क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है और उसकी भूमिकाएं क्या हैं। तो वो चैप्टर है आपका। आई होप जो मैंने पहले आप लोग को चैप्टर पढ़ाया था उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपने उसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बताती जाऊंगी और आप लोग उसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति पे आते हैं। तो प्रकृति में दो चीज़ें हैं, प्रबंध एक कला है या फिर प्रबंध एक विज्ञान है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है एग्जाम में कि प्रबंध एक कला है या विज्ञान है या फिर दोनों है। तो प्रबंध कला है या फिर विज्ञान है, इसको जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि कला क्या होती है, विज्ञान क्या होती है और किस तरह से प्रबंध कला या विज्ञान होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रबंध कला के रूप में कैसे है। तो यहाँ पर प्रबंध कला के रूप में कैसे है, एक डिफिनेशन दे रखी है कला की। जोसेफ एल मैसी के अनुसार कोई भी क्रिया जिसमें दक्षता एवं ज्ञान के उपयोग पर जोर दिया जाता है तथा जिसमें सोचे समझे प्रयासों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उसे एक कला कहा जाता है। तो इसमें मतलब ये है कहने का कि कोई भी काम करने के लिए इसमें स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत हो, नॉलेज की ज़रूरत हो और किसी तरह के कोई गोल हमने डिसाइड करके ही उस काम को पूरा कर लिया हो तो वो क्या कहलाता है, कला कहलाता है। कहा नहीं जाता है कि हर चीज़ एक आर्ट होती है। कोई भी काम करना, किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना एक आर्ट होती है। ये कहा जाता है ना कि किसी में एक कुछ स्किल्स हैं जिससे वो अच्छे से अच्छे उस काम को कर लेता है। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं, कुछ क्या होती हैं अपने आप ही हमें आ जाती हैं। तो उसके लिए इन्होंने कुछ तथ्य बताए हैं जिसके माना जा सकता है कि वो चीज़ कला है या नहीं है। तो पहला तथ्य ये है कि ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट। यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्ट से मतलब ये है कि पहले के टाइम में अगर देखें, आज के टाइम में क्या होता है, बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं जिससे कि लोगों को चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाती है। कोई बिजनेस भी करना चाह रहा है, मैनेजमेंट है, इसके बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं जिससे कि हमको चीज़ों की नॉलेज होती है। लेकिन पहले के टाइम में जब वही बिजनेस किया जाता था वहाँ तो कोई स्पेशल कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कोई जो है सीए नहीं होता था, कोई भी जो है स्पेशली अकाउंटेंसी का कोर्स नहीं करके आया होता था। लेकिन क्या होता था, वो भी बिजनेस अच्छे से अच्छा मैनेज करते थे, अच्छे से अच्छा चलाते थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता था, स्किल्स होती थी उनमें उस काम को करने की। तो ये यही चीज़ मानी गई है कि ये ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। नेक्स्ट आपका है व्यक्तिगत दक्षता का प्रभुत्व। का मतलब ये है कि कोई दो व्यक्ति जो काम कर रहे होते हैं, हो सकता है एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है एक ही मार्केट में वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन एक का ज़्यादा चल रहा होता है, एक का कम चल रहा होता है। एक सिंपल सा आप उदाहरण लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि एक ही मार्केट में दो दुकानें हैं, दो शॉप्स हैं, एक ही चीज़ें बेच रही हैं, लेकिन क्या है, एक की शॉप ज़्यादा चलती है, एक की शॉप कम चलती है। हो सकता है जो दूसरी की शॉप ज़्यादा चल रही है वहाँ पर जो शॉपकीपर है बहुत अच्छे से बात करता हो, या हो सकता है एक्स्ट्रा पैसा चार्जेस नहीं लेता है, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। तो इसलिए उसका दुकान पर ज़्यादा सेल हो रही है, ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है ये कि व्यक्तिगत दक्षता का भी प्रभाव पड़ता है कि किस तरह की उसकी अपनी पर्सनल स्किल्स हैं उस काम को करने की। वो भी चीज़ क्या हो जाती है, उसकी एक आर्ट हो जाती है, कला हो जाती है। नेक्स्ट आपको बता रहा है अभ्यास या अनुभव द्वारा सुधार। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ों की जिसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते जाते हैं। जैसे कि सिंगिंग है, सिंगिंग भी एक आर्ट होती है। जितना ज़्यादा रियाज़ किया जाता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, अच्छे से हम गा पाते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी सिंगिंग क्या होती है, अच्छी होती चली जाती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि सिंगिंग भी एक आर्ट होती है, तो उसमें भी अभ्यास या अनुभव द्वारा ही काम किया जाता है। तो वही चीज़ आ जाती है एक बिजनेस में भी कि जितना भी टाइम हम बिजनेस में लग रहेंगे, जितना ज़्यादा उसमें टाइम देंगे, जितना ज़्यादा हमें प्रैक्टिस होती जाएगी चीज़ों की, उतना ही अच्छे से हम बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे, मार्केट को समझ पाएंगे, मार्केट की जो भी सिचुएशंस के अप डाउन है उन्हें समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से अच्छे कुशलता से, एफिशिएंसी से काम को कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको बता रहा है परिस्थिति के अनुसार निर्णय, यानी कि कब सिचुएशन किस तरह की आ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या होता है, डिसीजन लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि एक श्रमिक या कर्मचारी है, उससे कार्य कराने के लिए या तो आप इनाम दे सकते हैं, उसे रिवार्ड दे सकते हैं या फिर पनिशमेंट दे सकते हैं। एक तो इस तरह से निर्णयों को अपने व्यवसाय में अच्छे से अच्छे ढंग से लाना और लागू करना भी एक कला ही की तरह लिया जाता है प्रबंध में। फिर आ जाता है कल्पना शक्ति व दूरदर्शिता का महत्व। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना अच्छा वो सोच सकता है। क्रिएटिविटी जो है आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना उसका माइंड क्रिएटिव होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें वो क्या करता है, मार्केट में लेकर के आता है। एक सिंपल सा चीज़ अगर आप लोग ध्यान देंगे कि जो बच्चों के प्रोडक्ट आते हैं, आपने जिन चीज़ों पर ध्यान दिया होगा, उनकी जो पैकेजिंग होती है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो क्या होता है, भले ही अंदर की चीज़ अच्छी ना हो, लेकिन बच्चे सिर्फ उस पैकिंग को देख करके उन चीज़ों को खरीदने के लिए वो हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए है। तो वो क्या है, एक तरह की क्रिएटिविटी ही तो है। तो वो सारी चीज़ें भी आती हैं। वो क्रिएटिविटी भी इंसान की एक आर्ट होती है, चाहे वो आप आर्ट सब्जेक्ट में जाइए या बिज़नेस में जाकर के क्रिएटिव होइए, वो भी क्या है, एक तरह का स्किल्स ही होती हैं। तो वो चीज़ भी आ जाती है प्रबंध में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से आपने देखा
कि जितने भी कला की विशेषताएं होती हैं वो सब प्रबंध में भी आती हैं। प्रबंध भी एक तरह से कला ही है। अब आते हैं समझते हैं कि प्रबंध विज्ञान के रूप में कैसे है। तो विज्ञान क्या होती है, सबसे पहले साइंस क्या होती है हम ये समझ लेते हैं। साइंस में कुछ चीज़ें जो होती हैं सबसे ज़्यादा तथ्यों पे चलती है, कारण और परिणाम पे चलती है। बिना ऐसे साइंस में कुछ भी ऐसे नहीं एक्सेप्ट किया जाता है जब तक कि उसके पीछे कोई तथ्य ना हो, उसके कारण और परिणाम आपस में एक दूसरे से संबंध ना हो, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संगठित ज्ञान होता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं विज्ञान की विशेषताओं में। तो अब देखते हैं क्या ये विशेषताएं प्रबंध में भी पाई जाती हैं या फिर नहीं पाई जाती। इसमें जो पहला पॉइंट आपका दे रखा है, जांची हुई कल्पनाओं द्वारा सिद्धांतों का प्रतिपादन। तो इसमें क्या होगा, जो भी प्रबंध में जो फॉर्मूलाज बनाए गए हैं या ये कहा जाए कि जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं, जैसे कि वित्तीय प्रेरणाएं होती हैं। प्रेरणा क्यों दी जाती है, जिससे कि जो भी कर्मचारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए क्या हो, प्रोत्साहित हो, उत्साहित हो। कभी कभी प्रेरणाओं का इफेक्ट पड़ता है जिससे कि वो मोटिवेट होते हैं, कभी कभी नहीं भी पड़ता। लेकिन आपको पता होगा 19वीं सेंचुरी में जब वैज्ञानिक प्रबंध आया था तो पूरी तरह से क्या किया गया था, कोशिश की गई थी कि जो भी प्रबंध के सिद्धांत है वो वैज्ञानिक ढंग से उनका वैज्ञानिकीकरण हो, वैज्ञानिक ढंग से उनको काम कराया जाए श्रमिकों को। तो उसका आप अलग से एक चैप्टर आगे है वो पढ़ेंगे जहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट है, किसका था, FW टेलर ने सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिक प्रबंध का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अलग चैप्टर है पूरा जिससे आप वहाँ पर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या है कि हद तक जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, वो प्रबंध पर भी लागू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध के सिद्धांत और नियमों की सार्वभौमिकता। जिस तरह से विज्ञान के जो नियम हैं वो विज्ञान कहीं पर भी हो, पूरे विश्व में एक साथ जो है उसके जो सिद्धांत हैं वो लागू होते हैं। इसी तरह प्रबंध में भी होता है कि इसके सिद्धांत भी क्या होता है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, सब जगह प्रबंध की जो मैनेजमेंट के सिद्धांत होते हैं वो लागू होते हैं। जैसे कि इन्होंने आदेश की एकता बताया, यूनिटी ऑफ कमांड, तो हर क्षेत्र में ये आपका लागू होगा, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन होगा। नेक्स्ट है कार्य प्रभाव संबंध का पाया जाना। तो इसमें जैसे कि बताया हुआ है कि निश्चित घटकों के कार्य और प्रभाव के संबंध की भी व्याख्या की जाती है। जैसे कि रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में क्या होता है, एक फॉर्मूला है सोडियम और क्लोरीन का, जिसके क्रिया के परिणाम से नमक बनता है। इसी तरह से अधिकार अंतरण जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब एक चैप्टर है अलग, वो भी पढ़ेंगे आगे। तो उसमें भी क्या होता है कि जब हम अधिकारों को स्थानांतरित करते हैं तो अधिकारों के साथ साथ क्या होता है, दायित्व भी अंतरित होते हैं। अधिकारों को अगर जब हम किसी को देंगे तो क्या होता है, कोई कार्य करने के लिए हम किसी को अधिकार दे रहे हैं तो साथ साथ उसका दायित्व भी तो बन जाएगा ना कि वो कार्य वो पूरा करे, उसकी जवाबदेही भी हमसे बन जाएगी। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि कारण और परिणाम भी होता है, जो भी काम होते हैं, जो भी घटक होते हैं उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि प्रबंध जो होता है वो एक तरह से विज्ञान भी है। तो निष्कर्ष रूप में ये निकल के आता है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसी तरह से डिटेल में एक बार समझाइए कि प्रबंध क्या है, प्रबंध कला कैसे है, उसके बाद समझाइए कि प्रबंध विज्ञान कैसे है। उसके बाद आपको कंक्लूजन निष्कर्ष के तौर पर बताना होगा कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है, शॉर्ट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रबंध एक पेशा है, इस मैनेजमेंट एक प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेशा क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। तो वो प्रोफेशन का मतलब ये हो जाता है, पेशा जो होता है, आप जो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने के लिए कोई स्पेशल आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। बिज़नेस आपका स्किल्स पर, आप कितने अच्छे से सोच सकते हैं, क्या कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कितना अच्छा क्रिएटिव हो सकते हैं, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रोफेशन की बात आती है तो प्रोफेशन के लिए हमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। भाई डॉक्टर को ऐसे तो नहीं बन जाएगा, डॉक्टरी उसकी पढ़नी पड़ती है ना, उसको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो डॉक्टर बन पाएगा। इसी तरह से कोई वकील है, उसको भी पूरा LLB है, LLM है, ये सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही तो वकील बन पाएगा। तो वो सारी चीज़ें जिसको करने के लिए आपको किसी विशेष ज्ञान की ज़रूरत होती है वो क्या कहलाती हैं, प्रोफेशन कहलाती हैं। जैसे कि इसमें दे रखे हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है। तो ये सारे जो हो जाते हैं ये सब प्रोफेशन में आते हैं। तो उसके बाद अब आपका ये चीज़ आती है कि आप प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट है, क्या वो भी प्रोफेशन है। तो आज के टाइम में तो आप लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट के बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं पूरे, जैसे होटल मैनेजमेंट है, बहुत तरह के टूरिज्म मैनेजमेंट है, बहुत तरह के कोर्सेज आपके मैनेजमेंट के चल रहे हैं जो कि स्पेशली कोर्स कराते हैं आपको मैनेजमेंट का कि किस तरह से आप उसमें आसानी से चीज़ों को सीख पाएँ, संभाल पाएँ और कैसे आगे आपको उसमें बढ़ना है, उसमें क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या आपके फ्यूचर के लिए क्या क्या उसमें आगे आपके करियर ऑप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें उस कोर्सेज में आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं।
तो इसमें उन्होंने आगे पेशे की कुछ विशेषताएं बताई हुई हैं कि क्या पेशा प्रोफेशन होता है, क्या उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो उसमें उन्होंने जो पहली दे रखी है क्रमबद्ध ज्ञाता तकनीकी दक्षता, अभी मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें क्या होता है कि किस स्पेशल आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए, तभी वो प्रोफेशन कहलाता है। उसके बाद दे रखा है नैतिक मानदंडों का पालन करना। तो उसमें ये चीज़ें हो जाती हैं कि जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स उसके साथ काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों का वो ध्यान रखे कि उनको कैसे प्रेरित कर रहा है, या जो भी उनको पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो उचित है या नहीं है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी उसका काम हो जाता है। नवीन विचारों व कार्य की उत्कृष्टता पर जोर। तो यहाँ पर जो प्रोफेशन होता है उसमें उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें नई नई चीज़ों को लाएंगे, नई नई चीज़ों का इनोवेशन करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे डॉक्टरी ही है, तो डॉक्टर्स में क्या होता है, नई नई चीज़ जो भी बीमारियां आ रही हैं उनके इलाज भी ढूंढे जा रहे हैं, नए नए वैक्सीन ढूंढे जा रहे हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस ही जो आया था तो उसका भी क्या हुआ, वैक्सीन ढूंढा गया। इसी तरह से और भी चीज़ें जो भी हैं उसमें नई नई चीज़ों का इनोवेशन होता रहता है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। वही चीज़ आपके प्रबंध में भी आ जाती है कि मार्केट में नई नई चीज़ों को लाना, कंज्यूमर्स जो होते हैं उपभोक्ता के प्रति दायित्व बन जाता है प्रबंधकों का कि किस तरह से वो कम से कम लागत पे अच्छी से अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं को दे सके। तो नई नई चीज़ों को लाना, नया नई सोच लाना, नई नई क्रिएटिविटी लाना, ये भी चीज़ हो जाती है प्रबंध में। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जिस तरह से पेशे में क्या होता है, कंसल्टेंसी का भी काम होता है, यानी कि परामर्श भी दिया जाता है। अब तो आप लोग को पता ही होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या जो वकील हैं वो सिर्फ कंसल्टेंसी फीस भी अलग से ही चार्ज करते हैं, अलग से कंसल्टेंसी परामर्श की फीस भी लेते हैं। इसी तरह प्रबंध में भी होता है कि आप अलग अलग जो उसकी हैं उसकी एजेंसीज खुली हुई हैं, वहाँ पर जाके आप उनसे रिलेटेड चीज़ों की परामर्श भी, कंसल्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि बाजार सर्वेक्षण है, विज्ञापन है, वित्त प्रबंधन है, विनियोग परामर्श है, प्रोजेक्ट मूल्यांकन है, नियुक्तियाँ हैं। इन सब की क्या होती है, अलग से एजेंसीज भी हैं। नियुक्तियों में आपको पता ही होगा जैसे कि अलग अलग एजेंसीज होती हैं जो कि एग्ज़ाम कराती हैं, या आप जो भी आप लोगों ने देखे होंगे आजकल तो बहुत से ऐप्स हैं आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें कि जो भी जॉब्स होती हैं प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में, उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी डिटेल्स आती है। आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे होते हैं कि आप आसानी से उनके थ्रू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। वही चीज़ हो जाती है कि एक पेशे के रूप में भी हो चुका है ये। फिर आ जाता है आचार संहिता। तो उसमें आपको ये चीज़ आ जाएगी कि उनके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के हिसाब से ही उनको काम करना होता है। तो वो चीज़ प्रबंध के साथ भी होती है, मैनेजमेंट के साथ भी होती है कि आपके कुछ रूल्स हो जाते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अनुसार ही आपको काम करना होता है। मैंने देखा कि जो चीज़ें पेशे की विशेषताएं हैं वो सब प्रबंध में भी आती हैं, इसलिए माना जाता है कि प्रबंध भी आज के टाइम में एक पेशा है। तो निष्कर्ष के तौर पर जब अपना आंसर लिखिएगा तो पेशा क्या होता है ये समझाइएगा। उसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जो पेशे और प्रबंध दोनों के सिमिलर हैं, वो सारी विशेषताएं जो पेशे की हैं और प्रबंध में भी आती हैं वो सारी पॉइंट्स लिखिएगा। उसके बाद आप लोग निष्कर्ष में बताइएगा तो प्रबंध एक पेशा है क्यों, क्योंकि जो भी विशेषताएं पेशे की होती, प्रोफेशन की होती, वो सब प्रबंध में भी पाई जाती हैं और आज के टाइम में प्रबंध को एक पेशे की तरह ही माना जाता है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रबंध के उद्देश्य और महत्व के, कौन कौन से प्रबंध के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है या क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। जो इसमें पहला दे रखा है हो जाता है संसाधनों का सदुपयोग, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधनों का सदुपयोग तो आपको पहले मैंने बताया था कि दो तरह के हो जाते हैं, प्राकृतिक होते हैं और मानव वाले होते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे वो भूमि, खनिज, जल है, ये सब आ जाते हैं। तो जो कि उत्पादन जब भी हम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है भूमि है, खनिज है, जल है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथ में आपके साथ में जो मैन पावर है यानी कि मानव संसाधन है, दोनों को मिलाकर ही कोई भी काम किया जाता है। ना ही अकेले प्राकृतिक संसाधन से आप उत्पादन कर पाएंगे, ना ही अकेले मैन पावर से कर पाएंगे। जब दोनों को आप साथ में मिला करके उनके आपस में समन्वय करके अच्छे से अच्छा उनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तभी तो अच्छे से आप उत्पादन कर पाएंगे कम से कम लागत पर। तो संसाधनों का सदुपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कैसे किया जा सकता है, जब हमारे पास एक अच्छा प्रबंध होगा, एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, तभी उस काम को हम आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट हो जाता है तकनीकी ज्ञान व आविष्कारों का सदुपयोग। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे तेजी से क्या हो रहा है, प्रगति होती जा रही है, वैज्ञानिक चीज़ें आ रही हैं, नई नई वैज्ञानिक विधियां आ रही हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है किसमें, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, नए नए इंडस्ट्रीज़ में। तो चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी के साथ बराबर से चलना और उसके साथ कदम से कदम मिला करके जो भी नई आपकी प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसमें आगे बढ़ पाने के लिए क्या होता है, हमें कुशल प्रबंध की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सामाजिक महत्व। तो जो प्रबंध के महत्व की बात आती है तो ये सिर्फ जो होगा आपके जो भी ओनर है जो बिज़नेस का, सिर्फ उसी के लिए नहीं होता बल्कि साथ में जो समाज होता है उसके लिए भी होता है। नेक्स्ट आ जाता है बढ़ती हुई औद्योगिक जटिलताएं। जैसे कि जैसे विकास हो रहा है, आप देख रहे होंगे शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है,
तो वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही, नई-नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, बहुत एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ पर औद्योगिक जटिलताएँ भी क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही, कच्चे माल की समस्या हो रही है, यातायात के साधन है, नई-नई जगहों पर जो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर से चीज़ों को लेकर के आना, नई-नई मार्केट को खोजना, वहाँ पर नई-नई चीज़ों को सेल करना, तो ये सारी जटिलताएँ हो जाती हैं, औद्योगिक जटिलताएँ आज के टाइम में, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, भारत है, क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट भी बहुत सी चीज़ों को कर रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आपको जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है उसका भी सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम तभी अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएँगे जब हमारे पास एक अच्छा प्रबंध वर्ग होगा, जो अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उदय। आपको पता ही होगा आज के टाइम में जो एक काम जो था 10 लोग मिलकर के करते थे, अब एक अकेला कंप्यूटर कर देता है। तो एक तरह से तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बेरोज़गारी भी तो बढ़ती जा रही है। तो जो मानव संसाधन हमारे पास अब बच रहा है, उसको कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से यूज़ किया जा सके कि वो बेरोज़गार भी ना होने पाए और हम आगे भी बढ़ सकें। तो वो भी एक क्या होगा, एक कौशल के प्रबंध के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है गलाकाट प्रतिस्पर्धा। आज के टाइम में क्योंकि इतना ज़्यादा पहले का क्या था कि कोई भी वस्तुएँ एक लिमिटेड होती थी, उनके जो उत्पादक होते थे, प्रोडक्शन हो रहा होता तो भी लिमिटेड होता था। पहले के टाइम में जैसी वस्तुएँ बन गई हमको वैसे ही खरीदनी होती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी ज़्यादा मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास कि हमारे पास चॉइस का ऑप्शन रहता है कि जहाँ पर भी हमें सस्ता या अच्छा सामान मिलेगा, हम उस वस्तु को जाकर खरीद लेंगे। तो उसमें क्या हो रहा है, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन बहुत ही बढ़ता जा रहा है। उस कॉम्पिटिशन का सामना करने के लिए एक अच्छी रणनीति की, एक अच्छी व्यूहरचना की, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो वो कौन बना सकता है, वो अच्छा प्रबंध वर्ग ही बना सकता है। फिर कुछ और पॉइंट्स आपके दे रखे हैं। वृत्ताकार के उत्पादन के लाभ हैं, श्रम समस्या, औद्योगिक संबंध है, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस समय बढ़ता जाएगा, जो हमारा श्रमिक वर्ग है वो भी ज़्यादा होगा, तो आपस में क्या होता है, टकराव होता है। जो श्रम संघ होते हैं उनकी मांगें होती हैं, निगोटिएशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इन सब का भी सामना करना पड़ता है। तो प्रबंध वहाँ पर योग्य प्रबंध की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। फिर आ जाता है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व अभी मैंने पहले भी आपको समझाया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विनियोक्ताओं के प्रति है, उपभोक्ता के प्रति है, सरकार के प्रति है, समाज के प्रति भी प्रबंध वर्ग उत्तरदायी होता है। तो ये सारे हो जाते हैं प्रबंध के लाभ या फिर प्रबंध के उद्देश्य, दोनों ही आपके पॉइंट्स हैं। प्रबंध के उद्देश्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रबंध के लाभ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से इन्हें समझ लीजिएगा। तो इस तरह से आपके प्रबंध के उद्देश्य और लाभ कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होता है, जहाँ पर मैंने आपको प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का उद्देश्य, उसके महत्व को समझाया, साथ ही ये बताया कि प्रबंध एक पेशा है या नहीं है। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और किसी भी सब्जेक्ट पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो या MCQs वीडियो चाहिए हो या फिर आप न्यूमेरिकल पढ़ना चाह रहे हो तो उस सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।